नमस्ते दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर वैभव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ शारीर क्रिया। दोस्तों, लास्ट लेक्चर्स में हमने मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन यह टॉपिक शुरू किया था। तो दोस्तों, उसमें हमने देखा था कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स किस तरह से होती है। तो हमने देखे थे दो फेजेस होती है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन मतलब सांस को अंदर लेना और एक्सपिरेशन मतलब सांस को बाहर छोड़ना। तो यहाँ पे हमने देखा था कि जब इंस्पिरेशन होता है तो थोरेसिक केज एंड लंग एक्सपांड होते हैं या इनलार्ज होते हैं, और जब एक्सपिरेशन होता है उस वक्त थोरेसिक केज और लंग्स वो साइज़ थोड़ा कम हो जाता है। और उसके बाद हमने मसल ऑफ रेस्पिरेशन भी देखे थे। उसमें हमने इंस्पायरेटरी मसल्स और एक्सपायरेटरी मसल ऐसे दो टाइप्स देखे थे। उनका फिर डिवाइडेशन किया था प्राइमरी और एसेसरी मसल्स में। तो उनको भी हमने देखा था कि प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स कौन से होते हैं। तो उसके एक बार फिर से रिवीजन करेंगे। तो प्राइमरी इंस्पायरेटरी मसल्स में आते हैं डायफ्राम और एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल, और जो एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स होते हैं उनमें आते हैं स्टर्नोक्लेडोमेस्टॉइड, स्कैलेनी, एंटीरियर सिरेटी, एलिवेटर ऑफ स्कैपुली एंड पेक्टोरल्स। तो ये एसेसरी इंस्पायरेटरी मसल्स में आते हैं। और जो नेक्स्ट टाइप हमने देखा था एक्सपायरेटरी मसल्स का, उसका प्राइमरी एक्सपायरेटरी मसल्स में आते हैं इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, और एसेसरी एक्सपायरेटरी मसल्स में आते हैं एब्डोमिनल मसल। तो इस यहाँ तक हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो आज के इस लेक्चर में हम थोरेसिक केज होता है, जो थोरेसिक केज की मूवमेंट्स किस तरह से की जाती है उसके बारे में डिटेल में देखने वाले हैं। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं मूवमेंट्स ऑफ थोरेसिक केज। इंस्पिरेशन कॉजेस एनलार्जमेंट ऑफ थोरेसिक केज। दोस्तों, हमें पता है जब इंस्पिरेशन हम लेते हैं उस वक्त थोरेसिक केज होता है वो एनलार्ज होता है। लेकिन ये थोरेसिक केज जब एनलार्ज होता है तो वह अपने ऑल डायमीटर्स, मतलब उसका जो जो डायमीटर है थोरेसिक केज के, मतलब एंटीरियर, पोस्टीरियर, उसके बाद ट्रांसफर एंड वर्टिकल, ये तीनों चारों जितने डायमीटर्स है उसके उन उन सब में उसका एनलार्जमेंट होता है। ठीक है, तो थोरेसिक केज एनलार्जेस बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन ऑल डायमीटर्स, मतलब उसके सारे जो डायमीटर्स है वो इंक्रीज हो जाते हैं, उस वजह से ये थोरेसिक केज एनलार्ज होता है। तो उसके डायमीटर्स कौन से होते हैं? एक तो एंटीरियर पोस्टीरियर, ठीक है, एंटेरो पोस्टीरियर। दूसरा जो होता है ट्रांसफर, ठीक है, और थर्ड जो होता है वो वर्टिकल। एंटेरो पोस्टीरियर मतलब एंटीरियर पार्ट एंड पोस्टीरियर पार्ट। उसके बाद ट्रांसफर मतलब ऑब्लिकली देखेंगे हम ट्रांसफर, और वर्टिकल मतलब ऊपर से हम अगर देखेंगे तो वर्टिकल। तो ये सारे डायमीटर से वो एनलार्ज होता है, उसकी वजह से थोरेसिक केज भी एनलार्ज होता है। तो ये एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसफर डायमीटर्स ऑफ थोरेसिक केज कब इंक्रीज होंगे? जब रिब्स इलेवेट होगी। रिब्स जब इलेवेट होगी उसी वक्त एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर थोरेसिक केज के बढ़ते हैं। वर्टिकल डायमीटर इज इंक्रीज बाय डिसेंट ऑफ डायफ्राम, मतलब डायफ्राम जब नीचे जाएगा उस वजह से वर्टिकल में उसकी मतलब उसकी लेंथ बढ़ती है थोरेसिक केज की। तो वर्टिकल डायमीटर इज इंक्रीज बाय डिसेंट ऑफ डायफ्राम। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि वर्टिकल डायमीटर कब बढ़ेगा? जब डायफ्राम नीचे जाएगा तब वर्टिकल डायमीटर बढ़ेगा थोरेसिक केज का। दोस्तों, थोरेसिक केज में कुछ ऐसे यूनिट स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनकी वजह से जो केज की साइज़ होती है वो चेंज होती रहती है, मतलब कभी वो एनलार्ज होती है, कभी वो स्मॉल होती है। तो ये जो एनलार्जमेंट और जो चेंज इन साइज़ होती है थोरेसिक केज में, उसके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं थोरेसिक केज में, उसकी वजह से ये सारा होता रहता है। तो उसे अब हम देखेंगे। इन जनरल, चेंज इन द साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी ऑकर्स बिकॉज ऑफ मूवमेंट ऑफ 4 यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब 4 यूनिट स्ट्रक्चर होते हैं, उनकी वजह से थोरेसिक कैविटी का जो साइज़ है या थोरेसिक कैविटी जो है वो चेंज होती रहती है। ठीक है, तो वो क्या क्या होते हैं? एक होता है थोरेसिक लीड, अपर कोस्टल सीरीज, लोअर कोस्टल सीरीज एंड डायफ्राम। ये 4 जो स्ट्रक्चर होते हैं इनको हम यूनिट स्ट्रक्चर कहेंगे। उनकी मदद से थोरेसिक कैविटी जो होती है वह अपनी साइज चेंज कर सकती है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? थोरेसिक लीड, अपर कोस्टल सीरीज, लोअर कोस्टल सीरीज एंड डायफ्राम। तो हमें ये 4 चीज़ें याद रखनी है। तो उसे अब हम एक एक करके देखेंगे। तो पहले हम देखेंगे थोरेसिक लीड। थोरेसिक लीड मतलब क्या? थोरेसिक लीड इज फॉर्म्ड बाय मैन्यूब्रियम स्टर्नी एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स, इट इज़ कॉल्ड एज थोरेसिक ओपरकुलम। तो
दोस्तों थोरेसिक लीड मतलब क्या, ये कैसे बनती है? तो मैन्यूब्रियम स्टर्नी जो रहती है, स्टर्नम के ऊपर जो रहता है मैन्यूब्रियम स्टर्नी, एंड फर्स्ट पेयर ऑफ रिब और मैन्यूब्रियम स्टर्नी यूनाइट होके जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसे हम थोरेसिक लीड कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज थोरेसिक ओपरकुलम। ठीक है, उसे थोरेसिक ओपरकुलम भी कहा जाता है। मूवमेंट ऑफ द थोरेसिक लीड इंक्रीजेज द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज। जब ये थोरेसिक लीड में मूवमेंट होगी उसकी वजह से जो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर होता है थोरेसिक केज का वो इंक्रीज होता है। ठीक है, जब मूवमेंट होगी थोरेसिक लीड की तो एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज इज इंक्रीजेस ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केली मसल। द फर्स्ट रिब मूव अपवर्ड to a more horizontal position. This increases the anteroposterior diameter of the upper thoracic cage. तो दोस्तों हमें यहाँ पे एक ही चीज़ याद में रखनी है, इतना सारा याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पहले हम थोरेसिक लीड देखा। थोरेसिक लीड मतलब क्या कि मैन्यूब्रियम स्टर्नी से जो फर्स्ट पेयर ऑफ रिब्स यूनाइट होती है उसे हम थोरेसिक लीड कहते हैं। उसे दूसरा नाम भी दिया गया है, उसे हम कहते हैं थोरेसिक ओपरकुलम। और यहाँ पे ये किस लिए मददगार साबित होती है? तो मूवमेंट ऑफ थोरेसिक लीड इंक्रीजेस द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज। मतलब थोरेसिक केज का एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर बढ़ाने में जो मददगार साबित होती है उसे हम थोरेसिक लीड कहते हैं। मतलब और एक चीज़ हमें याद रखनी है कि अगर थोरेसिक लीड में मूवमेंट्स आती है उसकी वजह से एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज इंक्रीज होता है। और यहाँ पे जो मसल इन्वॉल्व होते हैं वो स्केलिनी मसल होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अपर कॉस्टल सीरीज। तो अपर कॉस्टल सीरीज कैसे बनती है? अपर कॉस्टल सीरीज इज कंस्टिट्यूएड बाय सेकंड टू सिक्स पेयर ऑफ रिब्स। मतलब 2 से लेकर 6 नंबर तक जो रिब्स होती है हमारी थोरेसिक रिब्स, उनसे वो बनी हुई होती है। मूवमेंट ऑफ अपर कॉस्टल सीरीज इंक्रीजेस द एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज। ठीक है, अगर ये अपर कॉस्टल सीरीज में मूवमेंट हुई तो उस वजह से क्या होता है? एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज इंक्रीज होता है। तो ये भी हमें याद रखना है कि अपर कॉस्टल सीरीज में अगर मूवमेंट हुई तो उस वजह से एंटेरो पोस्टीरियर एंड ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज बढ़ता है। तो मूवमेंट ऑफ द अपर कॉस्टल सीरीज इज 2 टाइप्स। उसमें इसके 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है पंप हैंडल मूवमेंट और दूसरी जो होती है बकेट हैंडल मूवमेंट। ठीक है, तो ये अलग कंसेप्ट है थोड़ी, पंप हैंडल मूवमेंट एंड दूसरी होती है बकल हैंडल मूवमेंट। दोस्तों इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि मूवमेंट ऑफ अपर कॉस्टल सीरीज जो 2 टाइप्स में डिवाइड की जाती है उसमें पहला होता है पंप हैंडल मूवमेंट और जो दूसरा है वो बकेट हैंडल मूवमेंट। तो जो पंप हैंडल मूवमेंट यहाँ पे हम देख सकते हैं, जिस तरह से हैंड पंप की रचना होती है उस तरह से ही ये जो अपर कॉस्टल सीरीज में जो रिब्स इन्वॉल्वमेंट होती है, मतलब सेकंड रिब से लेके 6 पेयर ऑफ रिब तक जिनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म करती है हैंड पंप की तरह ही। उस वजह से क्या होता है, तो इस वजह से जो रिब केज होता है या थोरेसिक केज होता है वो एंटेरो पोस्टीरियर एक्सपांड होता है या उसकी साइज़ बढ़ती है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये यहाँ इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि किस तरह से वो हैंड पंप के जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है। नेक्स्ट अब हम डायग्राम देखेंगे बकेट हैंडल की। तो बकेट हैंडल मूवमेंट भी ये एक टाइप है अपर कॉस्टल सीरीज़ का। तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ट्रांसफ़र या क्या बोलते हैं उसको, लैटरल एक्सपांशन होता है रिब्स का थोरेसिक रीजन में। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जिस तरह से एक बकेट होती है और उसका एक हैंडल होता है, उस तरह से यहाँ पे एक डायग्राम बताई है जो हमारे रिब का स्ट्रक्चर है उस तरह से हैंडल की तरह ये लग रहा है और नीचे बकेट है, ऐसा हमें अनुमान डायग्राम से हम अनुमान लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये 2 डायग्राम देखी, पंप हैंडल मूवमेंट की और बकल हैंडल मूवमेंट की। तो अब हम नेक्स्ट इसे डिटेल में समझेंगे। तो दोस्तों डायग्राम देखने के बाद अब हम पंप हैंडल मूवमेंट को डिटेल में समझेंगे। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल कॉजेस एलिवेशन ऑफ दिस रिब एंड अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ द स्टर्नम। मतलब एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल में अगर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उस वजह से रिब्स जो होती है वो इलेवेट होती है और जो स्टर्नम होता है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव होता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज
पंप हैंडल मूवमेंट, मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि जो स्टर्नम है वो अपवर्ड एंड फॉरवर्ड मूव होता है और जो रिब्स होती है वो ऊपर उठ जाती है। उस वजह से एक पंप हैंडल मूवमेंट हमें यहाँ पे मतलब नज़र आती है। इट इंक्रीजेज द एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज, मतलब इसकी वजह से पंप हैंडल मूवमेंट की वजह से एंटेरो पोस्टीरियर डायमीटर थोरेसिक केज का बढ़ जाता है। दोस्तों जिस तरह से हमने पंप हैंडल मूवमेंट देखी उस तरह से ही दूसरी मूवमेंट हम अब देखेंगे, बकेट हैंडल मूवमेंट। तो अब क्या होता है यहाँ पे, सेंट्रल पोर्शन ऑफ दिस रिब मूव अपवर्ड एंड आउटवर्ड टू मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब जो सेंट्रल पोर्शन रीजन में मतलब जो रिब्स प्रेजेंट होती है वो अपवर्ड एंड आउटवर्ड उनकी मूवमेंट होती है, अपवर्ड एंड आउटवर्ड मूवमेंट होती है टू मोर हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब ज़्यादा हॉरिजॉन्टली या ज़्यादा लैटरली वो मूव होती है। ठीक है, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज बकेट हैंडल मूवमेंट एंड इट इंक्रीजेज द ट्रांसफर डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज। इसकी वजह से इस मूवमेंट को हम क्या कहेंगे, बकेट हैंडल मूवमेंट करेंगे, और इसकी मदद से जो थोरेसिक केज होता है वो लैटरली एक्सपांड होता है या ट्रांसफर डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज बढ़ता है। दोस्तों नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो है लोअर कोस्टल सीरीज। तो ये लोअर कोस्टल सीरीज में कौन सी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व होते हैं उसे अब हम देखेंगे। तो लोअर कोस्टल सीरीज इंक्लूड्स 7 to 10 पेयर ऑफ रिब्स, मतलब 7 से लेकर 10 तक रिब्स का पेयर उसमें इन्वॉल्व होता है। तो इसे फिर से हम पढ़ेंगे, लोअर कोस्टल सीरीज इंक्लूड्स 7 to 10 पेयर ऑफ रिब्स। Movement of the lower costal series increases the transverse diameter of the thoracic cage by bucket handle movement। अभी हमने थोड़ी देर पहले बकेट हैंडल मूवमेंट का डायग्राम देखा, उसमें हमने देखा कि ये जो बकेट हैंडल मूवमेंट होता है वह ट्रांसवर्स डायमीटर या लैटरल डायमीटर बढ़ाता है थोरेसिक केज का। तो उसी तरह से ये जो लोअर कोस्टल सीरीज है उसकी अगर मूवमेंट हुई तो उसकी वजह से भी ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ थोरेसिक केज बढ़ता है। लोअर कोस्टल सीरीज ऑफ रिब्स ऑल्सो शो बकेट हैंडल मूवमेंट। ठीक है, तो जो लोअर कोस्टल सीरीज होती है रिब्स की वो बकेट हैंडल मूवमेंट बताती है, इसे हमने अभी देखा। बाय स्विंगिंग आउटवर्ड एंड अपवर्ड, उस मतलब वहाँ पे क्या होगा, रिब्स को आउटवर्ड एंड अपवर्ड उठाया जाता है। दिस मूवमेंट इंक्रीजेज द ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज। इस मूवमेंट की वजह से क्या होगा, जो थोरेसिक केज का ट्रांसवर्स डायमीटर बढ़ता है। ठीक है, मतलब ये लैटरली थोरेसिक केज इंक्रीज होता है। तो यहाँ तक हमने समझा कि किस तरह से जो बकेट हैंडल मूवमेंट की मदद से थोरेसिक केज का डायमीटर बढ़ता है ट्रांसवर्सली। तो अब एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम देखेंगे कि जो 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब होती है दे आर नॉट इन्वॉल्व इन चेंजिंग द साइज ऑफ द थोरेसिक केज, क्योंकि ये फ्लोटिंग रिब्स होती है। तो उसे अब हम पढ़ेंगे। 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स आर फ्लोटिंग रिब्स। ये जो रिब्स होती है 11th एंड 12th पेयर, these ribs are floating ribs, that's why these ribs are not involved in changing the size of thoracic cage। मतलब हमने देखा कि एट द मतलब 10th जो रिब है वहाँ तक ही इन्वॉल्वमेंट रहती है रिब्स की थोरेसिक केज की शेप चेंजेस में, और जो 11th और 12th पेयर्स ऑफ रिब्स रहती है वो फ्लोटिंग रिब होने की वजह से वह थोरेसिक केज की साइज़ चेंज करने में कुछ भी काम में नहीं आती। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये टॉपिक देखा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे दोस्तों, अब जो लास्ट स्ट्रक्चर है डायफ्राम उसके बारे में हम देखेंगे। तो हम डायफ्राम के बारे में देखेंगे। दोस्तों हमें पता है डायफ्राम जनरली रहता है डोम शेप, ऐसा उसका शेप रहता है, और जब डायफ्राम में मूवमेंट आती है तो उस वक्त थोरेसिक केज में क्या क्या चेंजेस आते हैं उसको अब हम देखेंगे। मूवमेंट ऑफ द डायफ्राम इंक्रीजेज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज, मतलब डायफ्राम में मूवमेंट होती है तो उस वजह से जो वर्टिकल डायमीटर होता है थोरेसिक केज का वो बढ़ता है। ठीक है, वर्टिकल डायमीटर मतलब उसकी हाइट जो होती है, थोरेसिक केज की वह बढ़ती है। ठीक है, नॉर्मली बिफोर इंस्पिरेशन द डायफ्राम इज डोम शेप विथ कॉन्वेक्सिटी फेसिंग अपवर्ड। नॉर्मली इंस्पिरेशन के पहले डायफ्राम ये जो होता है वो डोम शेप होता है और उसकी जो कॉन्वेक्सिटी होती है फेसिंग अपवर्ड फेस करती है कॉन्वेक्सिटी। ड्यूरिंग इंस्पिरेशन ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर आर शॉर्टन, मतलब इंस्पिरेशन जब लेते हैं उस वजह से मसल फाइबर जो होते हैं वो शॉर्टन हो जाते हैं, बट द सेंट्रल टेंडिनियस पोर्शन ऑफ इज ड्रॉन डाउनवर्ड सो द डायफ्राम इज फ्लैटन। मतलब
जब मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उस वक्त डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटन हो जाता है, ठीक है। फ्लैटनिंग ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेज द वर्टिकल डायमीटर ऑफ द थोरेसिक केज। और जब डायफ्राम फ्लैटन हो जाता है, मतलब डोम शेप से वो कन्वर्ट होके फ्लैट हो जाता है, उस वक्त थोरेसिक केज का जो वर्टिकल डायमीटर है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ हमने एक एक करके सारे जो स्ट्रक्चर्स थे उनके बारे में देखा। थोरेसिक लीड के बारे में देखा, अपर कोस्टल सीरीज़ देखी, लोअर कोस्टल सीरीज़ देखी और डायफ्राम। इस तरह से हमने, और जो अपर एंड लोअर कोस्टल सीरीज़ में हमने हैंड हैंड पंप हैंडल मूवमेंट और बकेट हैंडल मूवमेंट इनको भी देखा। तो इस तरह से हमने आज ये टॉपिक जो मूवमेंट ऑफ थोरेसिक केज उसको कंप्लीट किया। तो मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ हम रुकेंगे। थैंक यू।